नॉन पवेड वालों के लिए भी। तो व्हाट इज द स्टेट, राज्य क्या है? अक्सर आप देखें जीएस पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी या राज व्यवस्था, तो शुरुआत यहीं से होती है कि राज्य क्या है। अब आपसे अपेक्षा की जाती कि आप एक लाइन दो लाइन में इस बात का जवाब दे दें कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। आम बोलचाल में हम यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान को राज्य कहते हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टि से जो पॉल साइंस की भाषा में आप देखें तो किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना, जो एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी सोसाइटी का, उसे हम स्टेट कहते हैं। 4 आवश्यक तत्व आप उसके जानते हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। सॉवरेंटी हो, गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, एक लैंड हो। तो बस एक लाइन में जवाब देना है, किसी समाज या समुदाय की राजनीतिक संरचना जिसके 4 आवश्यक तत्व हैं उसे हम राज्य कहते हैं। वो 4 तत्व क्या है? तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। बस बात खत्म। जितना छोटा सा प्रश्न है उतना ही छोटा सा एक लाइन में हमें जवाब दे देना है। तो विजन की क्लियरिटी, ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव है इंटरव्यू का, इस गुण की जांच की जाती है। बहुत गोलमोल जवाब नहीं देना है, बहुत घुमा फिरा के बात करनी है। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप राजनेता बनने नहीं जा रहे हैं। और प्रशासक में तो जरूरी है कि जितना कहा जाए उतना ही बोलिए, उतना ही बताइए। जितना कम से कम बोलेंगे उतना अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा बोलना नेता का काम है, आपका काम तो एकदम टू द पॉइंट, जितनी सलाह मांगी गई है और जो सलाह मांगी गई है चुपचाप वो करना है। और इस गुण की जांच होनी है इंटरव्यू में, पर्सनालिटी टेस्ट में। अनावश्यक बात को आपको खींचना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। अक्सर खींचना पड़ता है बात को जब हमें टू द पॉइंट जवाब पता नहीं होता। गोलमोल घुमा फिरा के हम कोशिश करते हैं कि बता दें जो बताना हो। कोशिश करें कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं टू द पॉइंट, एक एक दो दो लाइन में उनके जवाब तैयार कर लीजिए। मैंने एक ये क्वेश्चनायर बनाया है, इसमें भी अभी मैं बता ही रहा हूं, आगे मैं इसमें अब जब मुझे टाइम मिलेगा मैं इसको भी कैटेगराइज कर दूंगा। ओवरऑल पवेड वाला अलग क्वेश्चनायर वो आपके ग्रुप पे डलवा दूंगा, और जो सबके लिए है वो क्वेश्चनायर एक अलग डलवा दूंगा। और वो क्वेश्चनायर जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों से जुड़ा हुआ क्वेश्चनायर, जो जो सेक्शन में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ, तो उनसे। और ये ऐसा सेक्शन है कि जो हर आदमी से पूछा जाना है। अब ह्यूमन राइट्स क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट? ये हम पब्लिक एडमिशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये आपका पवेड नहीं है, तब भी आपसे पूछा जाना है या पूछा जाएगा, इसकी संभावना है। तो वो हम 2 तरीके के क्वेश्चनायर बना के आपके ग्रुप पे अभी दे देंगे। तो वो एक पवेड वाले क्वेश्चन और दूसरा ओवरऑल क्वेश्चन, और सेक्शन उसमें हम कवर कर देंगे आपके पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाले सेक्शन जो बेसिक चीजें हैं। और फिर जो रिसेंट इशूज हैं, करंट चीजें, तो उसको भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। एक जो बेसिक चीजें हैं और दूसरा जो रिसेंट करंट इशूज हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन। 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में उनके जवाब आप बस तैयार कर लीजिए। सरकार क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? राज्य के 4 तत्वों में एक तत्व देखते हैं सरकार, तो सरकार क्या है? व्हाट इज गवर्नमेंट? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन 3 को सामूहिक रूप से हम सरकार कहते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। शासन क्या है? व्हाट इज गवर्नेंस? छोटे छोटे शब्द हैं, अक्सर हम रोज इन शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन जब मतलब पूछा जाए और टू द पॉइंट मतलब पूछा जाए तो नहीं बता पाते हैं। शासन क्या है? व्हाट इज गवर्नेंस? सरकार चलाने का जो तरीका या पद्धति होती है उसे हम शासन कहते हैं। लोकतंत्र है, राजतंत्र है। लोकतंत्र में संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। तो जो सरकार चलाने का तरीका होता है वो शासन कहलाता है। सरकार और शासन में अंतर क्या है? तो अब आप सरकार भी जान गए, आप शासन भी जान गए, तो अब पता है आपको कि सरकार और शासन में अंतर क्या है।
What is the difference between government and governance? प्रशासन क्या है? What is administration? भाई आपको प्रशासन में जाना है, प्रशासनिक अधिकारी बनना है, तो बताइए क्या है प्रशासन? बेहतर ढंग से शासन का संचालन करना प्रशासन कहलाता है। शासन का मतलब सरकार चलाने का तरीका, और उसमें उपसर्ग जोड़ दिया, उसका मतलब होता है बेहतर ढंग से काम करना। तो बेहतर ढंग से शासन का संचालन प्रशासन है। तो इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे से दो दो लाइन में बस इनकी परिभाषाएं, जवाब आपको याद कर लेने हैं। इनके शासन और प्रशासन में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन? सरकार चलाने का तरीका शासन, और जब बेहतर ढंग से शासन का संचालन होता प्रशासन। एक प्रशासनिक अधिकारी जो इतना योग्य है, अनुभवी है, प्रशिक्षित है, वो बेहतर ढंग से शासन चलाता है तो प्रशासन कहा जाता है उसे। अब कुछ ये पवेड वाली चीजें हैं तो वो अभी मैं छोड़ देता हूं। जो पवेड की चीजें हैं जो केवल आपके लिए हैं, उनकी बात करें हम। एक प्रश्न जो आपसे अक्सर पूछा जा रहा है, मॉक में भी हम लोग पूछ रहे थे, सुशासन क्या है? 29 देखें, व्हाट इज गुड गवर्नेंस? सुशासन क्या है? 1992 1992 में वर्ल्ड बैंक ने यह कॉन्सेप्ट दिया था गुड गवर्नेंस या सुशासन का। सुशासन का मतलब है जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। कैसे जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, तो वर्ल्ड बैंक ने कुछ उसके फिर मानक मापदंड बताए थे। उसमें रूल ऑफ लॉ है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, विधि का शासन, पारदर्शिता, उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन है, प्रशासन में जनता की भागीदारी, उसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, उसमें रोल ऑफ सिविल सोसाइटी या नागरिक समुदाय की भूमिका है। तो इस तरह की 7-8 बातें विश्व बैंक ने बताई थी गुड गवर्नेंस के लिए। तो गुड गवर्नेंस क्या है? जनता की अपेक्षाओं के अनुसार जनता की अपेक्षाओं के अनुसार शासन का संचालन। और कैसे जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरे, गुड गवर्नेंस में क्या क्या बातें शामिल हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ गिना दीजिए आप। एक ट्रांसपेरेंसी है, एक पीपुल्स पार्टिसिपेशन है, एक इंटीग्रिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है, एक रूल ऑफ लॉ है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, एक रोल ऑफ सिविल सोसाइटी है। तो आप कुछ ये बातें बता दीजिए उसमें। प्रश्न है कि बिहार में सुशासन के लिए क्या हो रहा है, बिहार गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है। तो अब गुड गवर्नेंस क्या है आपको पता है, तो फिर आप ये जवाब दे पाएंगे कि बिहार गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस के लिए क्या कर रही है। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कर रही है, तो आरटीआई है, सिटीजन चार्टर है। पीपुल्स पार्टिसिपेशन के लिए क्या कर रही है, जनता की शिकायतों के निवारण के लिए क्या कर रही है, तो राइट टू पब्लिक सर्विस है। राइट टू पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल है, जनता की शिकायतों के निवारण का कानून है। सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट है। तो आप ये सब बता दीजिए। स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, स्मार्ट शासन क्या है, व्हाट इज स्मार्ट गवर्नेंस। स्मार्ट शब्द अंग्रेजी के 5 शब्दों के अक्षरों से मिलकर बना है। अक्सर आपसे पूछा जा रहा था कि आपका एक अपना गुण बताइए, तो ज्यादातर लोग कह रहे थे मैं हार्ड वर्किंग हूं। तो उनसे कहा जा रहा था कि हार्ड वर्किंग तो नरेगा का मजदूर भी होता है, फिर उसे क्यों नहीं हम एसडीएम बना दें। तो स्मार्ट
हार्ड से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं, आज 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी है, स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क क्या, तो स्मार्ट में फिर एस का मतलब होता है सिंपल या स्मॉल, एम का मतलब होता है मोरल, ए का मतलब होता है अकाउंटेबल। अगेन देखिए, फिर प्रशासक के गुण बता रहा हूं मैं। आर का मतलब होता है रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव। तीन मतलब होते हैं, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव। भरोसेमंद हो आप, उत्तरदायी हो आप, अनुक्रियाशील हो आप। रिस्पॉन्सिव, अनुक्रियाशील मतलब कि कोई समस्या आई है आपके पास, तुरंत आप उस पर रिस्पॉन्स दें। ऐसा नहीं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दें। कोई गरीब, कोई बेरोजगार, कोई बेसहारा आपके पास आया है अपनी कोई शिकायत समस्या लेके, आप तुरंत रिस्पॉन्स दीजिए, एक्शन लीजिए आप। टी ट्रांसपेरेंट, तो ये कहलाती है स्मार्ट गवर्नेंस। तो आपको स्मार्ट वर्कर होना है, हार्ड वर्कर तो भाई हमने कहा कि भाई एक रिक्शे चलाने वाला, एक नरेगा का मजदूर भी हार्ड वर्कर तो होता है, वो भी इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आपको केवल हार्ड वर्किंग, और कहा ही जाता है भाई आप आईएएस बनते हैं। बहुत सारे लोग आप में ऐसे भी हैं जो आईएएस बनने के लायक हैं। ये भी हमने देखा कि मौके में बहुत सारे लोग ऐसे कि मैंने कहा कि ये तो पक्का इसको आगे जाना चाहिए, तो ये आईएएस बनने लायक है। पब्लिक एडमिशन का टीचर हूँ, 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, 25 साल से इस फील्ड में हूँ। आर कुमार, हमने साथ ही साथ तैयारी की 96 में, एक साथ हम लोग दिल्ली आए, एक साथ हम लोगों ने तैयारी शुरू की। और स्पेशली प्रशासन सब्जेक्ट का ही टीचर हूँ, तो जान रहा हूँ बेहतर ढंग से कि भाई एक प्रशासक में किन गुणों की अपेक्षा की जाती, कैसे प्रशासकों की जरूरत है देश को। बहुत सारे लोग मौके में, मुझे लगा कि बिल्कुल इन लोगों को और आगे जाना चाहिए, केवल यहीं तक आपकी मंजिल नहीं रुकनी चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल आईएएस बनने की आप में क्षमता है, काबिलियत है, और बनेंगे आप, करेंगे आगे। तो स्मार्ट गवर्नेंस, ये गुण एक है, ये एक शासन का रूप है। ये ई शासन क्या है, ई गवर्नेंस, व्हाट इज ई गवर्नेंस, ये आप लोग जान रहे हैं। प्रशासन में जो हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आजकल काम हो रहे हैं, तो ई गवर्नेंस है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने ई गवर्नेंस के और मतलब बताए हैं। ई में जो ई है उसका मतलब इजी गवर्नेंस भी है, उसका मतलब मोस्ट इकोनॉमिक गवर्नेंस भी है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तो है ही, लेकिन ये इजी गवर्नेंस भी होती है, ये मोस्ट इकोनॉमिक गवर्नेंस भी होती है। कम खर्च में हम काम कर पाते हैं, लोगों को सेवा प्रदान कर पाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। अहम गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस, आजकल अब सारे काम, सबके पास स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो उससे काम हो रहे हैं, तो अहम गवर्नेंस मोबाइल गवर्नेंस कहते हैं। घर बैठे बैठे मोबाइल से ही जो सारे काम होते हैं, तो अहम गवर्नेंस है वो। सुशासन, स्मार्ट शासन, दोनों के मतलब आप जान गए हैं। थोड़ा बड़ा करना है, अच्छा दिख नहीं रहा लोगों को, ओके ओके, ठीक है। हाँ चल, और बड़ा करें, अच्छा हाँ, हाँ हाँ। तो सुशासन, स्मार्ट शासन, दोनों के मतलब आप जान गए। सुशासन और ई शासन, इनके मतलब भी आप जान गए। गुड गवर्नेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, उसको प्राप्त करने का एक तरीका ई गवर्नेंस होती है। भाई जब हम ई गवर्नेंस करेंगे तो देखिए हम ट्रांसपेरेंट बना पाएंगे प्रशासन को, हम उसमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे,
जब ट्रांसपेरेंसी होती है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, तो प्रशासन में अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटीग्रिटी होती है। तो मतलब कि ई गवर्नेंस एक साधन या तरीका होता है गुड गवर्नेंस को प्राप्त करने का। बल्कि कहा जाए ई गवर्नेंस से स्मार्ट गवर्नेंस होती है और स्मार्ट गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस होती है, ये इनका रिलेशन होता है। हम प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करेंगे ई गवर्नेंस, तो उससे हम गवर्नेंस को स्मार्ट बना पाएंगे, और स्मार्ट गवर्नेंस होगी तो गुड गवर्नेंस होगा। गुड गवर्नेंस मतलब जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आप लोगों में ऐसे हैं जो बीटेक हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस से बीटेक हैं, और अक्सर उन लोगों से ये प्रश्न पूछा जा रहा था, नहीं भी आप बीटेक हैं तो देखिए ये ऐसी जनरल चीजें हैं जो आज के समय में हर एक जागरूक नागरिक से, और आप तो एक जागरूक सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स की बेसिक जानकारी की अपेक्षा की जाती है आपसे। ये आजकल के समय की अनिवार्य जरूरतें हैं, इन सब का यूज आपको करना है प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते। तो अगर इनके मीनिंग ही पता नहीं होंगे आपको, और कोई बहुत डिटेल नहीं पूछा जा रहा, वहां 15 मिनट में भाई मेंस लिखते हैं तो 15 मिनट में 200-300 शब्द लिख पाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां मेंस एक 15 मिनट में, वहां पता नहीं ऐसे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो टू द पॉइंट बस आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड में जवाब देना है और आगे बढ़ जाना होता है। लेकिन बेसिक बात तो पता हो, टू द पॉइंट तो एग्जैक्ट पता हो, क्योंकि बहुत सारे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन वो होते मिलते जुलते हैं, उनमें अंतर होता है। वो अंतर क्या है, वो रिलेशन क्या है, वो जानना जरूरी होता है। और यही है फिर स्पष्ट दृष्टिकोण या बिल्कुल क्लियर विजन जिसकी अपेक्षा की जा रही है आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। स्पेशली बहुत सारे ऐसे लोग जो प्राइवेट कंपनीज में नौकरी कर रहे हैं या नौकरी कर चुके हैं, तो भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने काम किया, क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो शासन या गवर्नेंस का मतलब हम देख रहे हैं कि सरकार चलाने का तरीका, कई बार शब्दों से भी अर्थ निकाल सकते हैं आप। शासन का मतलब आप जान रहे सरकार चलाने का तरीका, कॉर्पोरेट का मतलब आप जान रहे बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां। यहां दो शब्द हैं, कॉर्पोरेट शासन, मतलब क्या हो जाएगा इसका कि कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाने का जो एक नियम कानून सिद्धांत है वो कॉर्पोरेट शासन है। वे कहने को निजी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हैं, लेकिन वो भी आज के टाइम में मन की मर्जी से तो काम नहीं करेंगे, वो भी मन की मर्जी से शासन का संचालन तो नहीं करेंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस के दायरे में लाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर को चलाने का जो सिद्धांत तरीका होता है वो कॉर्पोरेट शासन है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, CSR, बहुत चर्चा में मुद्दा है, हमेशा चर्चा में रहता है। आज के समय में हर आदमी से अपेक्षा की जाती है, कोरोना के दौर में और देखिए आप, कॉर्पोरेट सेक्टर जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है, पूरा कर रहा है, वो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बड़ी बड़ी कंपनियां, रिलायंस हो, टाटा हो, और कंपनियां देखिए, कोरोना में किसी ने 500 बेड का अस्पताल बना के दिया, किसी ने वेंटिलेटर मंगा के दिए, किसी ने कुछ और किया है। तो समाज के प्रति जिम्मेदारियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो पैसा कमाती हैं, लाभ कमाती हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा वो लोगों के कल्याण पे खर्च करती हैं, वो CSR कहलाता है। हाँ, एक दो ये देखिए, ब्यूरोक्रेसी क्या है, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। सिविल सेवा क्या है, व्हाट इज सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस। नौकरशाही और लोक सेवा में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेसी एंड सिविल सर्विस। और सबसे बड़ी बात जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, बताइए, आप नौकरशाह बनना चाहते हैं या सिविल सेवक। डू यू वॉन्ट टू बिकम अ ब्यूरोक्रेट और अ पब्लिक सर्वेंट, आपको क्या बनना है।
तो नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी बेसिकली एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, और जो सिविल सर्विस या पब्लिक सर्विस है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। तो हमेशा आपको तो जवाब यही देना है कि हमें भाई सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सेवक, ब्यूरोक्रेट या नौकरशाह नहीं। जितनी बुराइयां हैं प्रशासन की, वो रेड टेपिज्म हो, वो करप्शन हो, वो सीक्रेसी हो, वो पावर को हत्या के बैठ जाना हो, दूसरे के काम में अनावश्यक हस्तक्षेप करना हो, ये सब ब्यूरोक्रेसी के कैरेक्टर माने जाते हैं। तो ये बाय नेचर एक निगेटिव कॉन्सेप्ट कहलाता है ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही। तो कभी भी आपको ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है। सिविल सर्विस पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, उसका भाव हुई है सिविल सेवा, लोगों की सेवा। केवल शब्दों का अर्थ देखें, नौकरशाही कहा जाता है, नौकरशाही शब्द का ही अर्थ देखें तो ऐसा नौकर जो शाह या स्वामी बन जाए। मतलब जा रहे हैं लोगों की सेवा करने, नौकर बनने, और बन जाए मालिक, फिर उनके शाह या स्वामी बन जाए तो नौकरशाही। और सिविल सेवक तो देखिए लोगों की सेवा। इन शब्दों के अर्थ में ही एक में निगेटिव सेंस है, दूसरे में पॉजिटिव सेंस है। तो आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको ब्यूरोक्रेट नहीं बनना है। आम बोलचाल में कहा जाता है ब्यूरोक्रेट, लेकिन हम सिविल सेवक बनेंगे, हम सिविल सेवा पॉजिटिव, उसमें वही गुण आपको बता देने हैं। ट्रांसपेरेंसी हो, पीपल्स पार्टिसिपेशन हो, डेडिकेशन हो, कमिटमेंट हो, तो सिविल सर्वेंट बनेंगे। कौन से? कौन से पूछ रहे हैं? उस 2-3 वो आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। मैं देख रहा हूं इसमें कि जो आपके लिए जरूरी है। बाकी ये चूंकि हमने पवेड वाला क्वेश्चनायर तैयार किया था, आप लोगों का अलग हम करते, लेकिन फिर पहले तो यही प्लान था कि हमें पवेड वालों के लिए ही लेना है क्लास, तो हमने वो किया था तैयार। इसको फिर हम कैटेगराइज करते हम। तो अब इसी में से जो आपके काम के लिए ओवरऑल जो काम की बात है वही मैं कर रहा हूँ। अनावश्यक क्यों हम आपके ऊपर बोझ डालें, तो मैं वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ जो सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जिनका पवेड ऑप्शनल है वो फिर अलग से हम बात करेंगे, ठीक है? हाँ, वो फिर हम डलवा देंगे ग्रुप में। पवेड की तो एक अलग से भी हम क्लास कर लेंगे। इवन अभी बाकी लोगों को भी जरूरत लगेगी कॉमन चीज़ों की, तो वो भी हम और कर देंगे। जी, अच्छा ठीक है, चलिए ये हम अलग से भी बता देंगे। नहीं तो इसका कुछ मैटर भी हमारे पास है, बिहार पवेड वाला नोट से, उसमें से कुछ हम आप लोगों के ग्रुप पे डलवा देंगे वो, ठीक है? बाकी ये चीज़ें तो अब केवल पवेड वालों के लिए हैं, इसमें आप लोगों को बहुत ज़रूरत नहीं है इसमें। ये चीज़ें हैं थोड़ा सा प्रशासन में पारदर्शिता और जन भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। हाउ कैन ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन बी इंश्योर्ड। तरीके हैं, उसके तरीके हैं। आरटीआई हो रहा है हमारे देश में, बस इनको हमें और इफेक्टिव बनाना है। बिहार में भी चीजें हो रही हैं सब, बस इनके मार्ग में जो कुछ दिक्कतें हैं, जो बाधाएं हैं, उनको दूर करना है। तो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सिटीजन चार्टर है, नागरिक अधिकार पत्र, राइट टू सर्विस है, सेवा का अधिकार। इनको एक एक 2-2 लाइन में इनको जानिए आप, ये सबके लिए जरूरी हैं बातें, सब चूंकि बिहार में भी हैं ये चीजें। तो कैसे हम प्रशासन में जन भागीदारी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं? तो कई साधन होते हैं जन भागीदारी के, प्रशासन को पारदर्शी बनाने के। जो सबसे परंपरागत ट्रेडिशनल साधन है वो है डिसेंट्रलाइजेशन या स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण। प्राचीन काल से हमारे देश में वो रहा है।
जिसके लिए अभी हम देख रहे हैं 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज या नगर पालिका शासन। गांव की जनता पटना नहीं आ सकती, दिल्ली नहीं आ सकती, कोई बात नहीं, हम दिल्ली को, हम पटना को गांव की जनता के बीच में ले जाएं, मतलब स्थानीय स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण कर दें, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। तो ये सबसे ट्रेडिशनल, सबसे पॉपुलर साधन रहा है प्रशासन में जन भागीदारी का। उसके अलावा ये कई और साधन है जो अब इधर 20वीं सदी के अंतिम दशक में, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी या 21st सेंचुरी का जो ये फर्स्ट सेकेंड डिकेड देख रहे हैं आप, तो इधर आए हैं, तो उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है। कानूनन हमने लोगों को ये अधिकार दे दिया है कि वो सरकार के विभागों से सूचनाएं मांगें, और एक टाइम तय कर दिया है कि उतने टाइम में उन्हें वो सूचनाएं मिल जाएंगी। 30 दिन का टाइम हमने तय कर दिया है। 10 रुपए का एक नॉमिनल सा फी जमा करनी होती है, शुल्क, हम सूचनाएं मांग सकते हैं। 30 दिन के अंदर सूचनाएं मिलनी है। 12 अक्टूबर 2005 से हमारे देश में आरटीआई कानून लागू है। चूंकि केंद्र सरकार ने कानून बनाया, पूरे देश में वही है, बिहार में भी वही सूचना का अधिकार कानून लागू है। 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में हमने लागू किया था। वो फिर होता है स्टेट, राज्य सूचना आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, एसआईसी और सीआईसी है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। अगर आपके राज्य से जुड़ा हुआ मैटर है तो आप राज्य सूचना आयोग में जा सकते हैं, अगर केंद्र से जुड़ा मैटर है तो आप केंद्रीय सूचना आयोग में आ सकते हैं। अब पहली अपील होती है अब उसी डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी के पास, दूसरी अपील हो फिर, हाँ बिल्कुल, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। अच्छा चलिए, अभी एक बार ये कर लें, पहले एक बार ये कर लें, तब फिर बाद में प्रश्न दे देंगे या अलग से भी बात कर लेंगे, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। ठीक है, तो एक बार पहले ये करने दीजिए, एक बार ये कर लेने दीजिए। अभी माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि हाँ अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक पे तो आ ही नहीं पाए हैं। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज भी हमें करने नहीं है, तो अभी आप लोगों के लिए भी और करनी पड़ेगी क्लास फिर। तो आरटीआई क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, या नागरिक अधिकार पत्र क्या है, व्हाट इज सिटीजन चार्टर, 2 लाइन में जानी है। बड़े पॉपुलर कॉन्सेप्ट हैं ये आजकल हमारे देश के, और केवल देश के नहीं, बिहार में भी चीजें हैं सब ये। सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र बेसिकली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। इसमें सरकार के विभाग ये बताते हैं कि उनकी स्थापना क्यों की है सरकार ने, उनके हमारे प्रति क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं हमारे प्रति, हमारे उनके प्रति राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं। वो अपने उन कर्तव्यों को कितने समय में पूरा करेंगे, किस क्वालिटी के साथ पूरा करेंगे, किन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए पूरा करेंगे, कितने टाइम में पूरा करेंगे। रिटेन एक 2 पेज का छोटा सा एक ये डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है सिटीजन चार्टर का। अक्सर हम लोगों के देश में होता क्या है कि हमें यही पता नहीं होता कि सरकार ने फला विभाग की स्थापना क्यों की है। पुलिस के पास हम जाते हैं एफआईआर लिखवाने के लिए, पुलिस जितना संभव होता है टालती है, एफआईआर नहीं लिखती, और हमें पता नहीं है कि एफआईआर लिखवाना हमारा राइट है, और पुलिस की एक बेसिक ड्यूटी है कि वो एफआईआर लिखे। नाम ही है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सिटीजन चार्टर का कॉन्सेप्ट है कि उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि अगर हम जैसे ही पुलिस थाने में जाएंगे, जैसे ही एंटर करेंगे, बड़ी सी दीवार पे लिखा होगा सिटीजन चार्टर, उसमें सर्विस लिखी होंगी कि ये हमें कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, क्या ड्यूटीज हैं इनकी, सरकार ने आखिर इन्हें बनाया क्यों है, किस बात की इन्हें सैलरी दे रही है सरकार। तो ड्यूटीज मेंशन होंगी, सर्विस मेंशन होंगी, उनका टाइम लिखा होगा कि कितने टाइम में ये हमें प्रोवाइड करेंगे। अगर क्वालिटी का इशू है, क्वालिटी मेंशन होगी कि किस क्वालिटी के साथ प्रोवाइड करेंगे। अगर कॉस्ट का इशू है तो कॉस्ट मेंशन होगी कि किस कॉस्ट के साथ ये प्रोवाइड करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमें पहले से ये पता रहेगा कि इनकी ड्यूटीज क्या है हमारे प्रति, या हमारे राइट्स क्या हैं इनके प्रति।
तो अब अगर वो अपनी ड्यूटीज टाइमली पूरा नहीं करेंगे तो हम उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे, उनके ऊपर दबाव बना पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को सिटीजन चार्टर कहा जाता है। बेसिकली ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। 91 में जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जॉन मेजर, तब वो कॉन्सेप्ट आया था। हमने फिर अपने देश में भी उसे इंट्रोड्यूस किया था। तो अब हमारे देश में, बिहार राज्य में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने सिटीजन चार्टर जारी किए। बस इसमें ये कोशिश की जाती है कि हमें टाइमली सर्विस मिल जाए, क्वालिटेटिव सर्विस मिल जाए, जो एक तय कॉस्ट है, जो एक तय लागत है, उस लागत में हमें वो सर्विस मिल जाए। एक कॉन्सेप्ट और आया है हमारे देश में, सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस। ये बिहार में है, ये जानना 2 लाइन में जरूरी है सबको। राइट टू सर्विस क्या है? सेवा का अधिकार। 2011 में बिहार में कानून बना था राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट के नाम से। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट था जिसने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था, सेवा के अधिकार को, राइट टू पब्लिक सर्विस को। फिर उसके बाद और राज्यों में, बिहार में 2011 में आ गया था। अब अंतर क्या होता, इसमें भी क्या होता है सेवा के अधिकार में, कि जनता से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, उन सेवाओं का उल्लेख किया जाता है और एक निर्धारित समय में वो सेवाएं मिल पाए, कानूनन इसकी व्यवस्था की जाती है। जैसे आप देखिए अब बिहार का राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, तो उसमें बहुत सारी सेवाओं का मेंशन किया गया है और सबके लिए एक फिक्स टाइम बता दिया गया है। मान लीजिए हमें राशन कार्ड बनवाना है, मान लीजिए हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, हमें डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, या और इस तरह की जो जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, विधानसभा ने कानून बना दिया है राइट टू पब्लिक सर्विस के नाम से। उस कानून में सर्विस का नाम लिख दिया गया है, उन सर्विस के लिए एक टाइम लिख दिया गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना अधिकतम समय 3 दिन या 4 दिन या 7 दिन, वो जिस सेवा के लिए जितना, वो आप देख लीजिए एक्ट में। उतने दिन में हमें वो सर्विस मिलेगी, कानूनन हमें अधिकार हो गया है इस बात का, और कानूनन संबंधित डिपार्टमेंट बाध्य हो गया है इस चीज के लिए। अगर वो 3 दिन में, मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का टाइम फिक्स किया गया, 3 दिन में वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के नहीं देता है, तो पर डे के हिसाब से जुर्माने की व्यवस्था है। मेरे ख्याल से 250, 250 रुपए पर डे के हिसाब से जुर्माना। बिहार के लिए आप देख लेंगे, मध्य प्रदेश में 250 रुपए पर डे, राजस्थान, दिल्ली, लगभग राज्यों में है अब ये राइट। ये सेंट्रल लेवल पे नहीं है राइट, अभी राइट टू सर्विस केंद्र सरकार ने नहीं किया है ये काम, लेकिन ज्यादातर राज्यों में हो गया है ये कानून। सिटीजन चार्टर सेंट्रल लेवल पे भी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मेनली ये जानना होता है। राइट टू सर्विस में भी हमने आपसे कहा कि टाइम बाउंडेड सर्विस डिलीवरी, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो भी। और नागरिक अधिकार पत्र में भी हम आपको बता रहे, सिटीजन चार्टर में, कि सर्विस लिखी जाती हैं, टाइम लिखा जाता है, क्वालिटी लिखी जाती है, कॉस्ट लिखी जाती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि जो राइट टू सर्विस है, इसमें कानूनी अधिकार मिल जाता है हमें, और संबंधित विभाग कानूनन बाध्य हो जाता है कि वो उतने दिन में हमें संबंधित सेवा प्रदान करेगा। और नागरिक अधिकार पत्र, सिटीजन चार्टर का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, उसमें कानूनी बाध्यता नहीं होती है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा की गई एक वॉलेंट्री, एक स्वैच्छिक घोषणा होती है। वो कानून नहीं होता नागरिक अधिकार पत्र में लिखी बातें, वो केवल विभाग की अपनी मर्जी से स्वैच्छिक घोषणा होती है, एक वॉलेंटरी डिक्लेरेशन होता है। मानना नहीं मानना उस विभाग की मर्जी होती है।
हाँ, आज के समय में बस हम अपेक्षा करते हैं कि चलो वॉलेंटरी ही सही, अगर उसने घोषणा की है, हम और आप उतने अवेयर हैं, जागरूक हैं, तो हम उस पर प्रेशर क्रिएट कर देंगे कि तुम क्यों ये टाइम में अपना काम नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन याद रखें कि उसका लीगल स्टेटस नहीं होता, उसमें ये कोई इस तरीके के जुर्माने की व्यवस्था नहीं होगी कि 250 रुपए पर डे का जुर्माना है, जो भी नहीं। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सेवा के अधिकार में कानूनन हमें अधिकार मिल जाता है और संबंधित विभाग बाध्य हो जाता है कानूनन की उसने निर्धारित टाइम में वो सेवा देनी ही है, नहीं तो जुर्माना। और नागरिक अधिकार पत्र एक स्वैच्छिक घोषणा होती है। सोशल ऑडिट क्या है, सामाजिक लेखा परीक्षा क्या है, व्हाट इज सोशल ऑडिट? तो एक ऑडिट या अंकेक्षण लेखा परीक्षण जो सीएजी करते हैं हमारे देश में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो भी सरकार का आय व्यय होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसकी जांच करते हैं सीएजी और देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई। आजकल नरेगा हो, राइट टू फूड सिक्योरिटी हो, खाद्य सुरक्षा का कानून हो, उन सबके तहत सोशल ऑडिट की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जो सरकार की आय व्यय है, इनकम एक्सपेंडिचर है, आम जनता उसकी ऑडिटिंग करती है। पंचायत में जाएं, हम सरपंच से कहें कि पिछले साल का अपना आय व्यय का रिकॉर्ड दीजिए आप हमें, हम ऑडिट करके देखेंगे कि आप जो आय व्यय का रिकॉर्ड दे रहे हैं इसमें कोई गड़बड़ी घोटाला तो नहीं किया आपने। ग्राम सभा करे सोशल ऑडिट, ग्राम पंचायत से ले ले वो रिकॉर्ड आय व्यय के साल भर के, ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए, उन रिकॉर्ड्स को ग्राम सभा के सामने रख दिया जाए, बताया जाए कि देखिए सरपंच साहब कह रहे हैं, मुखिया साहब कह रहे हैं कि हमें पिछले एक साल में इस मद से इतनी आय प्राप्त हुई है, यहां हमने इतना एक्सपेंडिचर किया है। गांव के लोगों से पूछा जाए कि बताइए सरपंच साहब सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने घोटाला तो नहीं किया है। तो जब समाज या समुदाय के लोग करते हैं ऑडिटिंग का काम तो उसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं। आजकल बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ये। हर चीज के लिए हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, हर चीज सीएजी के लिए संभव नहीं है और दूसरी सरकारी संस्था के लिए संभव नहीं है। आपको हमें जागरूक होना है, अवेयर होना है। पंचायत के लेवल पे कर सकते हैं हम ये काम कि उनके इनकम एक्सपेंडिचर के रिकॉर्ड ले लें, गांव के लोगों को इकट्ठा करें और फिर उनकी ऑडिटिंग करके देखें कि कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, कोई अनियमितता तो नहीं हो रही। नागरिक अच्छा, भ्रष्टाचार क्या है? 91 है। भ्रष्टाचार क्या है, इसे दूर करने के क्या उपाय हैं? व्हाट इज करप्शन, व्हाट आर द वेज टू ओवरकम इट? तो ये तो जान रहे, जनरल सी चीज है करप्शन। भ्रष्ट आचरण या बिगड़ा हुआ आचरण भ्रष्टाचार कहा जाता है? अच्छा अच्छा, वो 91 हो, हाँ 92 वहीं से जुड़ा हुआ है। क्या आप घूस लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। यदि आप घूस नहीं लेते और आपके ऊपर व नीचे के अधिकारी लेते हैं तो आप क्या करेंगे? एक सबसे सटीक जवाब तो इसका ये है, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने एक मूवी आई थी अभी देखी होगी, रेड मूवी, अजय देवगन की मूवी रेड मूवी। इसी तरह के इशू को उठाया गया। अजय देवगन यूपी के एक बाहुबली कोई सांसद नेता है, उनके घर आईआरएस अधिकारी हैं, अजय देवगन रेड डालने जाते हैं। वो जो नेताजी हैं एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं कि रेड रुक जाए, हर तरीके से प्रलोभन, साम दाम दंड भेद जो तरीका है कोशिश करते हैं। बहुत ईमानदार आईआरएस अधिकारी को दिखाया गया अजय देवगन, और रियल स्टोरी पे है वो बेस्ड मूवी। इंदिरा गांधी के टाइम का वो इंसिडेंट था। लास्टली वो जो सांसद हैं इंदिरा गांधी तक पहुंचते हैं, प्राइम मिनिस्टर तक, उनसे फोन करवाते हैं अजय देवगन को रेड रोकने के लिए। और तब अजय देवगन का जवाब होता है उसमें, आईआरएस अधिकारी का जवाब होता है उसमें कि ठीक है मैडम, हम रेड रोक देते हैं, आप एक रिटन ऑर्डर भेज दीजिए हमारे पास, फैक्स कर दीजिए जो भी, कि
आप रेड रोकने का आदेश दे रही हैं, हम रोक देते हैं रेड। तुरंत प्रधानमंत्री की जबान लड़खड़ाती है और वो फोन रख देती हैं, और वो जो अजय देवगन के रूप में IRS अधिकारी है वो अपना काम करता है, नहीं रुकती है रेड। बहुत सारी मूवीज भी ऐसी बनी है कि जिनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो क्या दिखाया गया उस मूवी में कि PM का फोन आ रहा है और वो रियल घटना है। वो कुछ थोड़ा बहुत भाई अब मूवीज वाले वो लिख देते हैं कि भाई हमने क्रिएटिविटी के लिए थोड़ा सा फ्रीडम ली है तो कुछ हमने हेर फेर किया है, लेकिन वो जो मूल सार है वो वही है। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही का आदर्श मॉडल दिया था, ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है। उसमें मैक्स वेबर ने कहा था कि नौकरशाही के जो भी काम होते हैं वो रिटन डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज के आधार पर होने चाहिए। और वही उसमें दिखाया गया उस मूवी में कि वो IRS अधिकारी ये कहते हैं PM से कि आप रिटन ऑर्डर दे दीजिए हमें रेड रोकने का, हम रोक देंगे। अब सोच के देखें कोई PM रिटन ऑर्डर ये देगा कि आप रेड रोक दो? कभी आपका उच्च अधिकारी लिखित रूप में आपसे ये कहेगा कि आप घूस खा लो, हम भी घूस खा रहे हैं, आप भी घूस खा लो? कभी कोई नेता अपने सचिव से ये कहेगा कि हम घूस खा रहे बेईमान है और आप भी ऐसा कर लो? कभी नहीं कहेगा। ये चीजें मौखिक होती हैं, ये चीजें लिखित नहीं होती हैं कभी। वेबर का नौकरशाही मॉडल 1920 में आया था, आज हम 2020 में हैं और दुनिया में 200 के ऊपर कंट्रीज हैं। हर देश में आज भी हम वेबर के ब्यूरोक्रेसी मॉडल को फॉलो करते हैं। अक्सर जो UPSC में एथिक्स जोड़ा गया है, 4th पेपर एथिक्स नीति शास्त्र, और उसमें इस तरह की केस स्टडी पूछी जाती हैं तो बस यही जवाब होता है कि लिखित दस्तावेज। हम कहेंगे कि लिखित आदेश दे दीजिए आप। भाई पहली बात तो यह है आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है, ये आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये लिखा होता है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपने उच्च अधिकारी के आदेशों का पालन करना है, लेकिन साथ में उसमें यह भी है कि उच्च अधिकारी की ऐसे आदेश जो कानूनन ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि आप ऐसे आदेश मानने के लिए मजबूर नहीं होते हैं जो कानूनन ठीक नहीं है। आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपने उच्च अधिकारी के आदेश मानने हैं, लेकिन वही आदेश जो नियम कानूनों के दायरे में दिए गए हैं, पहली बात। और अगर वो हमको घूस लेने के लिए ना कह रहा हो लेकिन खुद घूस ले रहा हो, हाँ तब की बात है कि वो किसी दूसरे को घूस नहीं कर रहा है। हाँ बस हमें ये पता है कि वो ले रहा है, हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, अब यहां मैं अपना व्यक्तिगत विचार बताऊं तो मुझे तो बिल्कुल विद्रोह कर देना चाहिए उसके खिलाफ। अब ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे तो बिल्कुल यही है कि मैं तो उच्च अधिकारी अगर गलत कर रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है विसिल ब्लोअर के रूप में कि मैं तो उसको उजागर करूंगा, और आपको भी करना चाहिए। तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे देश में है। विसिल ब्लोअर मतलब सीटी बजाने वाले, और कितने सारे विसिल ब्लोअर हमारे देश में हैं, चाहे वो अशोक खेमका हो, चाहे वो संजीव चतुर्वेदी हो। तो विसिल ब्लोअर आपको बनना चाहिए, और आपका उच्च अधिकारी ऐसा कर रहा है तो जो संबंधित मंच है आपको वहां ये बात रखनी चाहिए। तो दोनों, अगर वो आपके ऊपर दबाव डाल रहा है तो उसका भी मैंने जवाब दिया कि गैर कानूनी आदेश मानने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं, आप रिटन ऑर्डर मांग सकते हैं, और अगर वो आप पे दबाव नहीं बना रहा है, खुद कर रहा है, तो आप विसिल ब्लोअर बनिए। तो सर शासन के उच्च स्तर पर सबसे पहले अप्रोच करके विसिल ब्लोअर, हाँ शासन के सबसे उच्च स्तर पर पहले अप्रोच करें, उसके बाद विसिल ब्लोअर। हाँ, वही बात विसिल ब्लोअर, वही मैंने कहा कि जो भी संबंधित मंच है वहां आप रखिए उस बात को। अब संबंधित मंच वो किस पोस्ट पे हैं आप, क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि वो संबंधित मंच क्या है, लेकिन विसिल ब्लोअर आपको बनना चाहिए। हैं हमारे देश में बहुत सारे विसिल ब्लोअर सरकारी नौकरी में रहते हुए वो काम कर रहे हैं, वो गलत हो रहा है तो उसे उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत होता है तो क्या, संजीव चतुर्वेदी, अशोक खेमका का हर साल में 3 ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उठाते हैं अपनी आवाज। अब तो विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे देश में है, तो ऐसे विसिल ब्लोअर को संरक्षण देने के लिए भी कानून है अब तो अब संबंधित मंच, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कि संबंधित मंच। अब वो संबंधित मंच क्या है ये उस समय आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, फिर तो आप वहां उठाइए उस मुद्दे को।
हाँ नोएडा में सर अभी एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया तो उसको आचरण के अगेंस्ट नहीं नहीं, तो अब आप मीडिया के सामने खुलेआम बोलेंगे तो नहीं चलेगा ना। मीडिया के सामने आप स्टेटमेंट दे दें, कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है अनामता, एनोनिमिटी। आप सरकारी कार्यों की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकते। तो बार बार मैं कह रहा हूं संबंधित मंच में ये नहीं कह रहा कि मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उस मुद्दे को उठा दीजिए और रख दीजिए, वो तो बिल्कुल अनुशासनहीनता होगी। संबंधित मंच है कि जो आपके डिपार्टमेंट में सीनियर है उसको बताएंगे आप सबसे पहले अपनी बात। सबसे पहली बात तो आपके पास सबूत भी होने चाहिए उस चीज के कि अगर ऐसा हो रहा है आपने देखा है तो कोई रिटन ऐसा डॉक्यूमेंट हो, कोई सबूत हो, और तब उसके बाद फिर मीडिया में थोड़ी उठा रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और मीडिया में आप सीधा उसका पर्चा लहराने लगे, वो नेताओं टाइप या विपक्ष टाइप। तो वो तरीका थोड़ी है, वैसा करेंगे तो वो। और सर लोअर लेवल पर कोई करप्शन होता है तो उसको कैसे चेक करेंगे? लोअर लेवल पे सर लोअर लेवल पे अगर कोई करप्शन होता है तो उसको कैसे चेक आउट करेंगे? तो उसको तो भाई अनुशासनहीनता को रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अगर उच्च अधिकारी हैं, आपका अधीनस्थ बेईमानी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसके तो कोड ऑफ कंडक्ट के ही बहुत सारे तरीके होते हैं। अनुशासनहीन अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। शुरुआत होती है डांट फटकार, और उसके बाद बहुत सारे तरीके होते हैं, डांटना, फटकारना, फिर तो सुन लीजिए पहले आप लोग। हाँ सर, कंटिन्यू करिए आप। हाँ हाँ हाँ, चलिए, वैसे भी अब टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं। तो अच्छा अच्छा, चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपने ऑडियो बंद कीजिए। आप सारे लोग अपने ऑडियो बंद कीजिए। हाँ, आप सारे लोग अपने ऑडियो बंद करें, ऐसे नहीं हो पाएगा। सारे लोग अपने ऑडियो बंद कीजिए, ऐसे नहीं हो पाएगा फिर। ऐसे तो देखिए, वैसे भी अब 2 घंटा हो गया है, समय पूरा तो हो ही चुका है। अब फिर हम लोग चलिए ठीक है, थोड़ा और करते हैं, थोड़ा और करते हैं। अभी हाँ, नहीं, थोड़ा और कर लेते हैं, बाकी अभी हाँ। चलिए, अच्छा, ऑडियो बंद कीजिए आप लोग अपने ऑडियो बंद करें। थोड़ा और कर लेते हैं 10 मिनट, और नहीं तो फिर और क्लास रख लेंगे, और किसी दिन और क्लास कर लेंगे। अभी तो आप लोगों के इंटरव्यू के लिए भी टाइम है, अभी तो डेट्स भी नहीं आई हैं, तो और फिर रख लेंगे क्लास बीच में। जिस दिन मॉक नहीं होगा उस दिन और क्लास रख लेंगे, क्योंकि अब अभी तो कल से फिर 4 दिन मॉक चलेंगे, तो मॉक में मैं रहूँगा ही। फिर जिस दिन मॉक नहीं होगा तो और क्लास कर लेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे इशू हैं, एक दिन में कर पाना संभव नहीं है। तो कुछ और, चलिए अभी 10 मिनट तो एटलीस्ट बात करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ उत्तरदायित्व, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो याद रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नैतिक बाध्यता होती है, और जो जवाबदेही है वो कानूनी बाध्यता होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सिटीजन चार्टर और राइट टू सर्विस, मैंने कहा कि सिटीजन चार्टर का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, वहां नैतिक बाध्यता, वहां उत्तरदायित्व होता है अधिकारियों का। जिस विभाग ने सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र जारी किया है, वो हम लोगों के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। नैतिक बाध्यता तो उत्तरदायित्व, और राइट टू सर्विस, सेवा के अधिकार में अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही, कानूनी बाध्यता। तो याद रखना है, अक्सर आप बोलने में बोल देते हैं कि हम उत्तरदायी होंगे, या हमें ये गुण है, हमें अकाउंटेबिलिटी का गुण है, अंतर तो नहीं पता। तो उत्तरदायित्व तो नैतिक, और जवाबदेही कानूनी। वो नागरिक अधिकार पत्र, तो सिटीजन चार्टर का जो हमने अंतर बताया यही होता है कि नागरिक अधिकार पत्र में उत्तरदायी और सेवा के अधिकार में जवाबदेह। चलिए, न्यायिक सक्रियता, मीडिया की सक्रियता, अब ये तो चीजें, एक्टिविज्म या सक्रियता क्या होती है, एक शब्द को जानिए, सक्रियता या एक्टिविज्म। मीडिया की सक्रियता, मीडिया एक्टिविज्म ज्यादा चर्चा में है आजकल। अभी सुशांत सिंह केस में ही देखें, मीडिया ट्रायल, एक शब्द आप लोग रोज अखबार में, टीवी पे पढ़ रहे, सुन रहे। रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि हमारे ऊपर मीडिया ट्रायल चल रहा है। मीडिया एक्टिविज्म,
मीडिया की सक्रियता, मीडिया ट्रायल, ये शब्द बड़े चर्चा में रहते हैं लगभग हमेशा हम लोगों के देश में। एक्टिविज्म का मतलब क्या होता है? बहुत सारी संस्थाओं की सक्रियता। एनजीओ एक्टिविज्म एक शब्द होता है, बड़ा चर्चित है हमारे देश में। सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म बड़ा चर्चित है हमारे देश में। मीडिया एक्टिविज्म बड़ा चर्चित है हमारे देश में। ट्रेडिशनली तो आप पढ़ते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, वो तो अब चलो पुराना हो गया। रिसेंट जो इधर है वो मीडिया एक्टिविज्म है, वो एनजीओ एक्टिविज्म है, वो सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म है। तो एक्टिविज्म, सक्रियता शब्द का मतलब क्या होता है? सक्रियता का मतलब, दो मतलब लगाए जाते हैं सक्रियता के। एक मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या संस्था के जो निर्धारित कार्य हैं उनके अलावा वो किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के कार्य करे, तो हम उसे एक्टिविज्म कहते हैं। हमारा जो निर्धारित काम है हम उसके अलावा किसी दूसरे के कामों को करें, तो एक्टिविज्म या सक्रियता कहलाती है। और दूसरा अर्थ आजकल के समय में और एक अर्थ हो गया है कि किसी व्यक्ति या संस्था के जो निर्धारित कार्य हैं उन्हीं को बेहतर ढंग से करें। कलयुग है आजकल, आदमी अपने ही काम नहीं करता, दूसरे के तो करेगा क्या? तो आजकल तो 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जो अपने ही नहीं करते काम, दूसरे के तो हम उम्मीद क्या करें। तो जब 100 में से 90 लोग अपने ही काम नहीं करते हैं, वैसे में 2, 5, 10 ऐसे हों जो अपने काम ही करें, तो 90 से तुलना करते हुए हमारे मुंह से क्या निकलता है? ये तो बड़ा एक्टिव है, ये तो बड़ा सक्रिय है। एक्टिव नहीं है वास्तव में, वो अपने काम कर रहा है, लेकिन बाकी 90 नहीं कर रहे अपने काम। तो उनके सापेक्ष जब उनसे कम हो गए हम। अच्छा नहीं है म्यूट, यहाँ पे माइक भी चालू है। आ रही है आवाज? नहीं आ रही? आ रही आवाज? इको होने लगी है, हमें लग रहा अब। आवाज गुजरी है भाई, सबको म्यूट करो सबको। अब ठीक है? अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे हैं एक्टिविज्म। एक मूल अर्थ तो इसका यही है कि हम अपने निर्धारित कार्यों के अलावा किसी दूसरी संस्था के कार्य करें। हाँ, लेकिन आजकल के समय में अब ऐसा भी हो गया है कि जब व्यक्ति अपने ही काम करता है सही ढंग से और दूसरा नहीं करता, तो फिर हम उसे भी एक्टिव कह देते हैं, जो अपने काम सही ढंग से करता है। बहुत सारी संस्थाओं का एक्टिविज्म या सक्रियता चर्चा में है। स्पेशली देखिए, पुलिस एक्टिविज्म हम कहते हैं आजकल। जो पुलिस मुठभेड़, कानपुर की घटना आप देख रहे हैं, विकास दुबे, या हैदराबाद में उसके पहले हुआ, तो ये पुलिस एक्टिविज्म भी है। पुलिस मुठभेड़ क्या कि जो काम नहीं है वो कर रही पुलिस का काम क्या है? जो अपराधियों से पकड़ के न्यायालय में पेश करे। अब वो अपराधी है नहीं है, सही गलत फैसला न्यायपालिका करेगी। क्या हो रहा लेकिन आजकल हमारे देश में? पुलिस पकड़ रही है और पकड़ के एनकाउंटर, न्यायालय में पेशी नहीं करना है। तो ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है, सेपरेशन ऑफ पावर। भाई सबके अपने अपने काम है। पुलिस कार्यपालिका का हिस्सा है और उसका काम केवल कानूनों को लागू करना है, और वहां उसका ये काम है कानूनन कि अपराधियों को पकड़ के 24 घंटे के अंदर न्यायपालिका में प्रस्तुत करे। न्यायपालिका देखेगी कि जेल भेजना है, क्या करना है, नहीं करना है, और फिर जांच होगी, मुकदमा होगा, और तब तय होगा कि वो अपराधी है, सही है, गलत है, क्या है। न्यायपालिका दंड देगी। पुलिस का काम दंड देना नहीं है। लेकिन जो पुलिस मुठभेड़ हो रही, जो कानपुर की घटना हुई, तो पुलिस ही अब न्यायपालिका भी बन गई है। तो पुलिस एक्टिविज्म है, वो अपना काम नहीं कर रही, देखिए दूसरे का काम कर रही है। सर, एनकाउंटर सही है या गलत?
अब ये चलिए, अब ये फिर और बात करेंगे थोड़ा सा। अभी ये मुद्दा मैं बता दूं आप लोगों को, अब उसको अभी फिर और एक क्लास करेंगे, तब और इशू पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज पे फिर आएंगे, तो अभी थोड़ा सा ये एक्टिविज्म वाला समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं का एक्टिविज्म मैंने कहा आपको जानना चाहिए। संजय बंद करो सबको। हाँ, तो हम उस पर चलिए चर्चा कर लेंगे, आगे चर्चा कर लेंगे। तो एक्टिविज्म जो हम बता रहे हैं आपको, मीडिया एक्टिविज्म, आजकल देखिए सब काम मीडिया में हो रहा है। अभी सुशांत सिंह में क्या सही है क्या गलत है, सुसाइड है, मर्डर है, रिया चक्रवर्ती सही है गलत है क्या है, अभी पुलिस तो जांच ही कर रही है, उसके बाद न्यायपालिका का मैटर होगा, लेकिन मीडिया ने तो पहले सब कुछ बता दिया है। ऐसे ऐसे सबूत और गवाह मीडिया में सबके इंटरव्यू हो रहे हैं, जो ना अभी पुलिस तक पहुंचे हैं, न्यायपालिका। अच्छा, अब नहीं, यहाँ से तो चालू, यहाँ से तो नहीं गई है आवाज हमें। हाँ हाँ, तो हमें लग रहा है कि अब चूंकि समय हो गया है, इसलिए ये हर्डल्स आ रहे हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी वो टेक्नोलॉजी कह रही है कि भैया 2 घंटा बहुत बोर कर दिया है बच्चों को आपने, तो अब बंद कर दीजिए। इसलिए हो रहा है, हमें लग रहा है ऐसा बार बार। हाँ हाँ हाँ, वो मैं बना कर दूंगा, वो मैं कर दूंगा काम। वो तो इसीलिए तो ये हमने क्वेश्चन आयर तो अभी तैयार किया ही है। हाँ, अभी करेंगे, अभी पवेड ऑप्शन वालों के लिए तो करेंगे, पवेड ऑप्शन वालों के लिए करेंगे, और बाकी ओवरऑल भी अगर लगेगा जैसा जरूरत, तो अभी ओवरऑल भी हम और कर देंगे, क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज भी हमें डिस्कस करने थे आपसे। हाँ, तो जी हाँ, कंटेम्परेरी इशू है, उन पे हम कर लेंगे, क्लास कर लेंगे आगे। पवेड वालों के लिए भी, जो ऑप्शनल जिनका पवेड है, उनके लिए भी क्लास करेंगे आगे भी, तो ताकि जी हाँ, हम ग्रुप पे डलवा देंगे। ये पीडीएफ ही भी यहाँ का हम, हाँ, ये हम ग्रुप पे डलवा देंगे, ये डलवा देंगे। चलिए, तो बस ये थोड़ा सा 2 और बात कर, फिर आज क्लास रोके, फिर और एक लेंगे एक्टिविज्म की, जो हम आपसे बस वाला नहीं आवाज, तो फिर आज क्लास नेट का इशू है यहाँ, आज क्लास रोक, फिर क्लास और ऑन कर लेंगे। तो हाँ, तो आज बंद कर रहे हैं, क्लास कर लेंगे, फिर लेंगे आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल इशू या जो टॉपिक हैं ऐसे, तो उनको और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहीं रोकते हैं, सारे लोग अपनी तैयारी करें, सबको मेरी शुभकामनाएं, फिर होगा तो हम लोग। धन्यवाद, आप सुना मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। चल।